नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। हरियाणा की सियासत और हरियाणा बीजेपी में अब नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, आज इस पर चर्चा करेंगे। कौन-कौन से ऐसे नाम हैं जिनको लेकर चर्चाएं हो रही हैं और जो इस रेस में एक दूसरे से को पछाड़ने के लिए लगातार दौड़ लगा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं हरियाणा बीजेपी में जो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं। अब इनमें से किसको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपती है, ये अपने आप में देखना होगा, क्योंकि बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी टेंशन है 2019 के विधानसभा चुनाव। क्योंकि एक टेंशन जो है वो उससे बाहर आ गई है, क्योंकि वहां 5 सीटें जीती हैं बीजेपी ने और 5 सीटें हारी है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव की क्या रणनीति होगी, किस तरह के चैलेंजेस होंगे, क्योंकि कांग्रेस काफी मजबूती के साथ अब हरियाणा में आगे बढ़ रही है। जिस तरह से 2014 और 2019 के नतीजे थे, उसके विपरीत जो है 2024 के नतीजे आए हैं, जिसका नुकसान बीजेपी को ज्यादा और फायदा कांग्रेस को इसमें मिला है। और लगातार जो हम चर्चा भी कर रहे हैं कि जो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है वो लगातार काफी हाई है। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि अब कांग्रेस के उस हाई कॉन्फिडेंस और जो लगातार बीजेपी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उससे निपटते हुए बीजेपी अब किसे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपती है, ये अपने आप में काफी अहम होगा, क्योंकि अभी तक ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास ही है। और ऐसे में ये माना जा रहा था कि दोहरी जिम्मेदारी उनके पास होने की वजह से लोकसभा चुनाव में उसका नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर ऐसे करीब 10 से 11 नाम हैं जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल है। तो इनमें से कौन कौन से वो अहम नाम है और इनमें क्या किसी एक चेहरे को जो जिम्मेदारी दी जाएगी, तो कौन कौन से समीकरण, कौन कौन सा गणित होगा जिसको बीजेपी ध्यान में रख रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहां समझनी ये होगी कि जिस तरह से अभी तक जो बीजेपी में चलता आया है, पार्टी और सरकार सरकार में जब जब गैर जाट मुख्यमंत्री बनाया है, यानी कि मनोहर लाल खट्टर का जो कार्यकाल रहा है, उस दौरान जो भी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, फिर ओम प्रकाश धनखड़ हो या सुभाष बराला हो, वो जाट समुदाय से आते हैं। तो कोशिश बीजेपी की ये रही कि एक तरह से जातिगत जो समीकरण है उनको किसी तरह से बनाकर रखा जाए और उसका फायदा ले। लेकिन जिस तरह से शुरुआत से ही एक एक लकीर जो पकड़ी बीजेपी ने कि जाट और नॉन जाट, तो उसका नुकसान भी बहुत बार बीजेपी को हुआ। पीछे तक वो नुकसान किसी तरह से मैनेज हो रहा था, लेकिन अब 2024 में वो सीधे सीधे सामने आकर खड़ा हो गया है। और जाट वोटर्स ने साफ कर दिया है कि वो ना तो नरेंद्र मोदी को वोट देंगे और ना ही हरियाणा में भी बीजेपी को वोट देने वाले हैं, जिस तरह की सूरत, जिस तरह की तस्वीर दिख रही है। क्योंकि 2019 की बात करें तो बीजेपी को काफी, यानी कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को काफी जाट मतदाताओं ने वोट दिए थे। लेकिन इस बार एकजुटता दिख रही है। तो क्या बीजेपी किसी जाट चेहरे को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, या फिर बीजेपी ये सोचेगी कि जब अगर जाट पहले से ही नाराज है और जाटों ने अगर ये पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि वो वोट तो देने वाले हैं नहीं, तो ऐसे में अगर जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना भी देते हैं तो उसका कितना फायदा बीजेपी को होगा? क्या वो जाट नेता, जाटों के बीच की जो नाराजगी है, जो बीजेपी के को लेकर लगातार देखी जा रही है, उसको कम करने का काम कर पाएगा? यानी कि जो वो खाई खुदी हुई है उसको पाटने का काम जाट नेता कर सकता है? तो ये भी अपने आप में बड़ा अहम सवाल है और इसको लेकर भी बीजेपी तमाम तरह के चिंतन और मंथन यहाँ पर कर रही है कि क्या किसी जाट नेता को ही ये जिम्मेदारी दे, जिस तरह से बीजेपी अभी तक करती आई है कि मुख्यमंत्री नॉन जाट और प्रदेश अध्यक्ष जाट। और अभी भी जो मुख्यमंत्री हैं वो नॉन जाट चेहरे हैं, नायब सिंह सैनी है, ओबीसी समाज से आते हैं। तो ऐसे में क्या अब ये जातिगत बैलेंस को बनाए रखने के लिए किसी जाट चेहरे को जिम्मेदारी दे सकती है, या फिर अब चूंकि पहले से ये समझ में आ रहा है बीजेपी को कि जाट वोटर एकदम से नाराज है, और जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना रुख साफ कर दिया जाट वोटर ने, तो ऐसे में 2024 के विधानसभा चुनाव में भी साथ तो आने वाले हैं नहीं। तो क्यों ना अब यहाँ पर किसी दूसरी बिरादरी की तरफ भी ध्यान दिया जाए या देखा जाए कि क्या उनमें से ऐसे कोई चेहरे हैं जिन पर अगर दाव बीजेपी खेले तो शायद जो नॉन जाट वोटर्स है वहां कम से कम अपनी पैठ को और मजबूती से बना सके। क्योंकि यहाँ नुकसान जाट वोटर्स के अलावा दलित वोटर्स ने भी बीजेपी का काफी ज्यादा किया था। तो चलिए पहले एक एक करके आपको बताते हैं वो कौन कौन से चेहरे, वो कौन कौन से नाम है जिनका जिक्र जो है प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल रहा है। और अपनी अपनी तरफ से हर कोई कोशिश कर रहा है कि इस
कुर्सी के ऊपर जो है वो बैठ सके। तो लेकिन लॉटरी किसकी निकलेगी ये तो खैर आधिकारिक तौर पर जब घोषणा होगी, बीजेपी बताएगी तो ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिन नामों की चर्चाएं हैं उसमें अगर सबसे पहले अब बात कर ले, पंजाबी बिरादरी की तरफ भी कहीं ना कहीं बीजेपी अब देख रही है। मुख्यमंत्री करीब 9.5 साल तक पंजाबी बिरादरी से थे, मनोहर लाल खट्टर, और ऐसे में अब प्रतिनिधित्व जो है पंजाबी बिरादरी का, मतलब एक बड़े पद के तौर पर देखा जाए तो वहां पर कहीं पर भी नहीं है। तो यहां पर दो ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर विचार कर रही है बीजेपी, और इन दो नामों में सबसे पहले अनिल विज हैं जो कि पूर्व में गृह मंत्री रहे हैं, और इसके अलावा एक कद्दावर नेता है, एक उनकी छवि एक लोकप्रिय नेता के तौर पर है, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और आम जनमानस के बीच अक्सर उन्हें देखा जाता है। तो उनके साथ बहुत ज्यादा वो वीवीआईपी वाला कल्चर नहीं है, तो लोगों से जो कनेक्ट है उनका वो एक काफी अच्छा है, और पार्टी के भीतर भी अनिल विज को लेकर बहुत ज्यादा रसाकसी देखने को अभी तक मिली नहीं है। दूसरा नाम है संजय भाटिया जो कि करनाल से सांसद थे, और मुख्यमंत्री जब रहे मनोहर लाल और उनको वहां मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो एक सीट उनके लिए चाहिए थी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो करनाल की सीट जो है वो संजय भाटिया की काटकर मनोहर लाल खट्टर को दी गई। तो क्या ऐसे में संजय भाटिया को जो एक तरह से कहें कि जो उन्होंने सेक्रीफाइस दिया मनोहर लाल खट्टर के लिए, उसका इनाम उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर मिल सकता है कि क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बड़े मार्जिन से उन्होंने यहां पर जीत हासिल की थी। तो दावेदारी उनकी किसी लिहाज से जो है कमजोर नहीं थी करनाल लोकसभा से। अब चूंकि मनोहर लाल खट्टर को वहां से चुनाव लड़ाना था तो ऐसे में बीजेपी ने संजय भाटिया का टिकट काटा और मनोहर लाल को यहां पर उम्मीदवार बनाया जो कि अब जीतकर केंद्र में मंत्री हैं। तो ऐसे में ये दो नाम जो कि पंजाबी बिरादरी से आते हैं, अनिल विज हैं और साथ में संजय भाटिया, तो इनके नामों पर भी चर्चा जो है बीजेपी में चल रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इनमें से भी कोई एक प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, क्योंकि पंजाबी बिरादरी को भी साधने की कोशिश यहाँ बीजेपी कर सकती है कि जब अगर एक तरफ दिख रहा है कि जाट वोटर्स ने साथ आना ही नहीं है, तो अब विकल्प के तौर पर बाकी जो वोटर्स है, बाकी जो समाज है, उनको किसी तरह से अपने साथ जोड़े। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में वैसे तो जाति और धर्म का जिक्र होना नहीं चाहिए, काम के लिहाज से पार्टियों को और नेताओं को वोट मिलने चाहिए, लेकिन हरियाणा क्या पूरे देश भर की राजनीति में धर्म और जाति के बगैर काम चलता नहीं है, ना पार्टियों का, न नेताओं का, ना ही वोटर्स का। हर कोई जो है वो सब देखता है, जांचता है, परखता है। तो ऐसे में हरियाणा में भी ये जातिगत समीकरण जो है उनका जिक्र करना और उनको अपने हिसाब से बैठाना इन पार्टियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में विचार यहाँ पर किया जा सकता है दोनों नामों पर जो कि पंजाबी बिरादरी से आते हैं, अनिल विज और संजय भाटिया। दावेदारी दोनों की मजबूत है। लेकिन अब इसके बाद बात करें, क्योंकि जाटों का जो वोट बैंक सरका मतलब ये पहले से तय था बीजेपी को, लेकिन थोड़ी बहुत उम्मीद जरूर कर रही थी कि 2019 में जिस तरह से स्प्लिट हुआ था, बट गया था वोट, तो उम्मीद कर रही थी बीजेपी की शायद जेजेपी या आईएनएलडी की तरफ जो है वो जाट वोटर्स जो वो जाएंगे, कुछ वोट अगर वहां शिफ्ट होता है तो ऐसे में बीजेपी को उसका फायदा हो जाता। लेकिन वो पूरी तरह से एक तरफा वोट जो पड़ा कांग्रेस को, उससे बड़ा एक नुकसान यहां पर हो गया। तो ऐसे में अब बीजेपी को बिल्कुल ये बात समझ में आ गई है कि 2024 के चुनाव में जाट वोटर्स स्प्लिट होने वाले नहीं है 2019 की तरह। यानी कि जेजेपी को इस बार बहुत ज्यादा फायदा मिलता जाट वोटर्स की तरफ से दिख नहीं रहा है, क्योंकि वहां एक मन बना लिया गया है कि अब जो वोट डालने वो एक तरफा ही डालने, पिछली वाली गलती नहीं करनी है। तो ऐसे में अब दूसरे अलग अलग बिरादरियों से कहां पर टारगेट कर रही है, तो दलित वोटर्स का भी खासा नुकसान जो है वो बीजेपी को हुआ इस लोकसभा चुनाव में। दलित वोटर्स भी खासे बीजेपी से छिटके हैं। तो वो जो छिटके हैं वो वोटर्स, उनको किस तरह से वापस लेकर आया जाए, तो इस रणनीति के तहत भी कई ऐसे नाम हैं जिन पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि दलित समुदाय से आते हैं, समाज से आते हैं और पार्टी के अंदर, पार्टी के साथ साथ सरकार में भी अहम पदों पर रह चुके हैं। इसमें कृष्ण बेदी की बात करें, पूर्व मंत्री रहे हैं। इसके अलावा सुनीता दुग्गल जो कि सिरसा से सांसद थी, लेकिन उनका टिकट इस बार काट दिया गया, अशोक तंवर को दिया गया और अशोक तंवर हार गए। इसके बाद बंतो कटारिया की बात करें, अंबाला से है, अभी उन्होंने चुनाव लड़ा था और चुनाव में वो जीत हासिल नहीं कर पाई। लेकिन बहुत ज्यादा दावेदारी बंतो कटारिया की यहाँ नजर नहीं आ रही है। लेकिन हम चूंकि अगर बात कर रहे हैं कि दलित समाज से ऐसे कौन से चेहरे हैं जिन पर जिक्र या
चर्चा हो सकती है। इसके बाद अशोक तंवर की बात करें, जो अभी हाल में आम आदमी पार्टी छोड़कर आए और सिरसा से चुनाव लड़ा था और हार गए थे। इसके अलावा कृष्णलाल पवार की बात कर लीजिए, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं हरियाणा सरकार में और एक लंबा अनुभव है। तो इन पांचों दलित समाज से आने वालों में से 3 ऐसे नाम हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, जिसमें कृष्णलाल पवार है, कृष्ण बेदी है और सुनीता दुग्गल है। तो यहाँ पर अगर सुनीता दुग्गल के साथ जाते हैं तो दलित समाज के साथ साथ महिला वोटर्स को भी यहाँ पर बीजेपी साध सकती है, यानी कि एक तीर से 2 शिकार हो सकते हैं। और इसके अलावा जिस तरह से सिरसा से टिकट काटी थी सुनीता दुग्गल की, तो ऐसे में उसकी भरपाई के तौर पर भी यहाँ देखा जा सकता है। और एक प्रशासनिक अनुभव लंबा होने के साथ साथ सुनीता दुग्गल को अब एक राजनीतिक अनुभव भी काफी लंबा हो चुका है, चुनाव लड़ा है, 5 साल तक सांसद भी रही हैं। तो उस अनुभव का कितना फायदा और किस तरह से बीजेपी देखती है, तो ये अपने आप में हो सकता है। तो एक नाम यहाँ पर ये है। इसके अलावा कृष्णलाल पवार की बात करें तो कृष्णलाल पवार का अनुभव खैर कृष्ण बेदी और सुनीता दुग्गल से कहीं ज्यादा है, मंत्री भी रहे हैं वो और राज्यसभा से सांसद हैं, दलित नेता हैं। तो ऐसे में क्या यहाँ पर अगर दलित नेता के तौर पर अगर किसी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर देखती है, तो क्या कृष्णलाल पवार उसके लिए फिट बैठ सकते हैं क्या? इसके बाद कृष्ण बेदी की बात कर लें, उनके नाम की भी चर्चा हो सकती है कि अगर दलित समाज से अगर कोई नाम है तो वो ये 3 नाम हो सकते हैं जिन पर बीजेपी विचार कर सकती है कि अगर किसी जाट नेता को ये जिम्मेदारी नहीं देनी है और किसी पंजाबी बिरादरी के भी नेता को ये जिम्मेदारी नहीं देनी है, तो ऐसे में ये जिम्मेदारी दलित समाज को अगर जाती है तो उसमें से ये 3 नेता हैं जिनके ऊपर बीजेपी दांव खेल सकती है। अब लेकिन इस सब के बीच अगर एक बार फिर से यहाँ ये होता है, एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी करती है कि जाट वोटर्स या जाट समुदाय या जाट बिरादरी से बीजेपी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस खाई को भी तो किसी तरह से पाटना है। तो कहीं ना कहीं तो किसी साइड को तो मोल्ड होना पड़ेगा, किसी साइड को तो सॉफ्ट होना पड़ेगा और उसके लिए बीजेपी को ही कुछ करना होगा कि वो ये मैसेज दे कि जो जाटों के बीच में नाराजगी है कि बीजेपी जो है किसी 35 बिरादरी नहीं बल्कि 36 बिरादरी की पार्टी है, वो सभी बिरादरी के लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। तो अगर वो मैसेज देना है तो ऐसे में अब कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जाट नेताओं के तौर पर, तो उसमें 3 ऐसे नाम हैं जिन पर बीजेपी विचार कर सकती है। सुभाष बराला, उन्हें पुराना एक्सपीरियंस भी है पार्टी चलाने का, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष वो पूर्व में रह चुके हैं, एक लंबा अनुभव है और मनोहर लाल खट्टर के नजदीकी भी है। इसके अलावा कैप्टन अभिमन्यु के नाम पर भी विचार किया जा सकता है, जो कि 2014 में चुनाव जीतकर मंत्री भी बने थे और अनुभव के तौर पर उन्हें भी एक अनुभव है। अब इसके बाद आता है तीसरा नाम, जो कि पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे ओम प्रकाश धनखड़। तो क्या ओम प्रकाश धनखड़ के नाम पर भी चर्चा हो सकती है, क्या उन्हें फिर से जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि उन्हें इससे पहले जिम्मेदारी दी गई थी, तो पार्टी को उन्हें चलाने का अनुभव है, तो उस अनुभव का फायदा उठा सकते हैं क्या? लेकिन ये सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं मनोहर लाल और ओम प्रकाश धनखड़ के रिश्तों में एक खटास रही है और उस खटास के चलते इस बात की कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि मनोहर लाल उनके नाम पर राजी हो। तो ऐसे में से 2 ही फिर वो नाम बच जाते हैं, सुभाष बराला और कैप्टन अभिमन्यु। लेकिन क्या अभी के जो फिलहाल के जो सिनेरियो, क्योंकि 2019 में तमाम इन नेताओं को, जाट नेता हो या दूसरे जो मंत्री हो, उन सबको खारिज कर दिया था, खासतौर से जाट जो नेता थे, जो उम्मीदवार थे, जो मंत्री भी रहे थे और बड़ी जिम्मेदारियों पर थे पार्टी में, और जाट वोटर्स ने उनको बिल्कुल खारिज कर दिया था और एक तरह से वो अपना मानते ही नहीं है इनको। तो क्या वो जो एक गैप है ये भरने में कामयाब हो पाएंगे, जब अगर वो एक्सेप्टेंस है ही नहीं एक जाट लीडर होने के नाते जाट मतदाताओं के बीच इन लोगों की, तो ऐसे में ये अपने आप में एक बड़ा सवाल यहाँ पर होगा। इसके अलावा क्या पंजाबी दलित और जाट छोड़कर क्या ब्राह्मण बिरादरी की तरफ भी देख सकती है? तो ऐसे में यहाँ पर जो एक बड़ा चेहरा है वो है आपके सामने, क्योंकि पूर्व में मंत्री भी रहे रामविलास शर्मा, और पार्टी जब बिल्कुल शुरुआती दौर में थी, जब 1-2 सीटें जब पार्टी की होती थी, झंडा डंडा उठाने के लिए भी पार्टी के पास कोई लोग नहीं थे, तब अनिल विज और रामविलास शर्मा ऐसे नेता रहे हैं जो कि पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते रहे। तो उनके पास भी एक अनुभव रहा है बतौर प्रदेश अध्यक्ष पार्टी को चलाने का, लेकिन तब संगठन उतना मजबूत नहीं था। संगठन या ये कहें कि संगठन था ही नहीं हरियाणा में, बहुत
कहीं कहीं धीरे धीरे कोशिश करके जो है तिनका तिनका करके इसको जोड़ा गया और इसको बनाया गया था। तो ऐसे में क्या रामविलास शर्मा के नाम पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि मंत्री भी रहे हैं, लंबा अनुभव है, लेकिन फिलहाल काफी समय से बहुत ज्यादा सक्रिय राजनीति में दिखाई नहीं दे रहे। चर्चाएं बहुत कम है उनको लेकर, क्योंकि पिछला चुनाव 2019 का विधानसभा का हार गए थे। तो ऐसे में तो अभी सवाल यह है कि टिकट भी उनको मिल पाती है, नहीं मिल पाती है, तो तमाम तरह के अभी कयास और वो सब है। तो ऐसे में क्या बीजेपी रामविलास शर्मा को एडजस्ट कर सकती है कि ब्राह्मण वोटर्स को जो है वो साधने के लिए? तो कुल मिला के ये 7-8 नाम ऐसे हैं जिन पर अभी बीजेपी में चर्चा चल रही है कि इनमें से कौन प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। तो अगर पंजाबी बिरादरी की बात करें तो अनिल विज और संजय भाटिया का नाम सबसे ऊपर है। इसके अलावा अगर दलित बिरादरी की बात करें तो सुनीता दुग्गल है, कृष्ण बेदी हैं और कृष्णलाल पवार हैं। ये 3 नाम ऐसे हैं जिन पर बीजेपी विचार कर सकती है और इन सब में कृष्णलाल पवार का नाम सबसे ऊपर जो है वो चल रहा है, अगर दलित समाज से किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना है। तो वहीं अगर जाट बिरादरी की बात करें तो 3 नाम है, सुभाष बराला है, कैप्टन अभिमन्यु है और ओम प्रकाश धनखड़ है। ओम प्रकाश धनखड़ के नाम पर पेच फंसा हुआ, क्योंकि मनोहर लाल जो है इनके नाम पर राजी नहीं होंगे, जिस तरह के रिश्तों में खटास देखी जाती रही है उस सब के चलते। तो ऐसे में सुभाष बराला और कैप्टन अभिमन्यु 2 नाम बचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जाट वोटर्स जो है उन्हें अपना लीडर मानते हैं, जाट लीडर भी मानते हैं या नहीं मानते, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इस बात का मैसेज जाट मतदाताओं की तरफ से या जाट बिरादरी की तरफ से बहुत क्लियर कट भी दिया गया कि वो बहुत ज्यादा एक एक्सेप्टेंस के तौर पर उन्हें नहीं देखते हैं बतौर जाट लीडर। तो ये एक बड़ी दुविधा अभी बीजेपी के सामने है कि प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाए, और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर रामविलास शर्मा भी उनके पास एक विकल्प बचते हैं। तो ये तमाम विकल्प है, इन विकल्पों के साथ बीजेपी अब चर्चा कर रही है, क्योंकि जल्द से जल्द जो है किसी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव की स्थिति हुई थी, बकायदा उम्मीदवारों ने लिस्ट दी है जिसमें कि जिला अध्यक्षों के नाम हैं, जिसमें कि कुछ मौजूदा सांसद जो थे सोनीपत से रमेश कौशिक की बात कर लें, इसके अलावा विधायकों की बात कर लें, इसके अलावा दूसरे समर्थकों की भी बात कर लें, तो इस बार लोकसभा चुनाव में जिस तरह से संगठन हर बार उठकर जाता है उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए, वो कहीं भी नहीं दिखाई दिया था। तो ये एक बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने यहाँ पर खड़ा हुआ है कि अगर यही सेम स्थिति विधानसभा चुनाव में हो गई तो फिर बीजेपी क्या करेगी। क्योंकि जो जिस तरह की स्थिति बीजेपी के अंदर दिख रही है, जिला अध्यक्ष से लेके, तो मतलब एक जो डिसिप्लिन है, जो एक अनुशासन की बात की जाती है बीजेपी के अंदर, वो अनुशासन, वो डिसिप्लिन इस बार नहीं दिखा। तो ऐसे में जब तक पार्टी की कोई कमान मजबूत लीडर नहीं संभालेगा, तो ये इसी तरह का बिखराव, अनडिसिप्लिन जो है वो पार्टी में दिखेगा। और अगर विधानसभा चुनाव में भी ये सब चीजें दिखी, क्योंकि टिकट बंटवारे के बाद भी एक नाराजगी बड़े स्तर पर होगी, और जाहिर सी बात है जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगी वो अंदर खाते भीतर घात करेंगे, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस नुकसान की भरपाई कैसे करनी है, वहां उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए जरूरी यह है कि जो पार्टी है उसको संभालने के लिए एक सही लीडर हो। तो अब सही लीडर के चुनाव के लिए अभी बीजेपी लगातार मंथन चिंतन कर रही है। ब्रेन स्ट्रॉमिंग जो है वो बीजेपी में चल रही है, केंद्र से लेकर हरियाणा तक तमाम जो है इस पर विचार कर रहे हैं कि किस तरह से किस नेता को ये जिम्मेदारी दे, जो कि हर तरह के समीकरण में, फिर वो जातिगत समीकरण हो या फिर अनुभव की बात कर ले, या फिर संगठन को चलाने की बात कर ले, या फिर लोगों को साथ लेकर चलने की बात कर ले, तो तमाम जो समीकरण है उसमें वो फिट बैठना चाहिए। और ऐसे में अब बीजेपी इन तमाम नामों में से वही एक नाम ढूंढ रही है कि जो इस सारे की सारी सिचुएशन में फिट बैठता हो, जिसको बनाने के बाद कहीं किसी को भी उसके नाम पर कोई आपत्ति ना हो। ये सबसे बड़ा जरूरी है। और हर पार्टी का कार्यकर्ता से लेकर नेता से लेकर तमाम जो लोग हैं वो एक्सेप्ट करे बतौर लीडर, बतौर प्रदेश अध्यक्ष उस व्यक्ति को, क्योंकि तभी जाकर जो ये एक दिक्कत आई है, जो जो हल्का सा जो यूं कहें कि जो दरारें पड़ी है पार्टी के भीतर, इन दरारों को, क्योंकि ये अभी हल्की दरारें हैं, अगर इन्हें समय रहते बीजेपी ने भर लिया तो चीजें फिर से एक बार ठीक हो सकती है। लेकिन ये दरारें अगर गहरी होती चली गई, बड़ी होती चली गई, तो फिर इसमें इनको भर पाना बड़ा मुश्किल है। फिर कितना ही केमिकल लगा लीजिए, कितनी सीमेंट लगा लीजिए, कितनी रोड़ी लगा लीजिए, फिर वो दरारें तो दरारें ही रह जाएगी। कभी भी बारिश आएगी तो वहां से वो पानी जो है वो चूने लगेगा।
और वो फिर जब पानी चूता है किसी छत से उन दरारों के बीच से, तो फिर आप समझिए कि वो फिर घर के अंदर कितना नुकसान करता है। तो ये इसी नुकसान से बचने के लिए बीजेपी को ये सारी चीजें करनी होगी और इसी दिशा में बीजेपी को सोचना होगा, तभी जहां जाकर 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को टक्कर दे पाएगी। और इतना ही नहीं, क्योंकि जो छोटे दल है, फिर चाहे जेजेपी की बात कर ले या आईएनएलडी की बात कर ले, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनसे बेपरवाह बीजेपी हो जाएगी। कहीं ना कहीं नुकसान तो वो भी पहुंचा सकते हैं। अब वो जो नुकसान बीजेपी को होना है, उसको वो किस तरह से डाइवर्ट कांग्रेस की तरफ कर सकती है, तो इसके लिए बकायदा रणनीति की जरूरत है। और सबसे अभी बीजेपी के पक्ष में जो एक अच्छी बात है वो ये है कि संगठन है, पन्ना स्तर पर संगठन है, सारी चीजें हैं जो कि अभी बाकी दलों के पास नहीं है। कांग्रेस के पास अपना हरियाणा में कोई संगठन नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष है, अध्यक्ष है, जिला स्तर पर कोई संगठन नहीं है। जेजेपी के पास जो संगठन है वो लगातार टूट रहा है, पार्टी के जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। इनेलो की तो बात क्या ही की जाए, इनेलो के पास तो दूर दूर तक कुछ बचा ही नहीं है। तो ऐसे में एकमात्र पार्टी है हरियाणा में बीजेपी जिसके पास संगठन है। और ऐसा नहीं है कि लोकसभा चुनाव में जो, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, कि वो अभी हल्की दरारें आई है, तो संगठन को टूट नहीं गया है। हल्की दरारें है, हल्की नाराजगी है, हल्की परेशानी है, हल्की चिंताएं हैं, उनको दूर किया जा सकता है। और उसे दूर करने के लिए एक अच्छी लीडरशिप की जरूरत है, क्योंकि हर काम नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते, हर काम अमित शाह नहीं कर सकते, हर काम नायब सिंह सैनी नहीं कर सकते, हर काम मनोहर लाल नहीं कर सकते, हर काम कोई और दूसरा जो है वो नहीं कर सकता। इसीलिए हर पद के लिए एक एक जिम्मेदारियां तय की गई है, ताकि वो वहां पर बैठकर उसे ठीक से समझ सके, जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की, नेताओं की, उनको एड्रेस किया जाए, उनका सॉल्यूशन ठीक से किया जाए, एक नई रणनीति बनाई जाए। और उस रणनीति के साथ जब पार्टी चुनाव में खड़ी हो, चुनाव मैदान में खड़ी हो, तो अपने विरोधियों को ठीक से जवाब दे पाए। तो इसके लिए बहुत गहराई से और बहुत डिटेल में बीजेपी को सोचना होगा कि ये जिम्मेदारी किसको दे। वो अनिल विज को वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे, क्योंकि अनिल विज के साथ यहाँ दिक्कत एक और है। अनिल विज एक अच्छे नेता हैं, साफ छवि के नेता है, मिलनसार हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के बीच बैठते हैं। और अक्सर उनके अंबाला में अपने दोस्तों के बीच बाजार में जाकर चाय पीते हुए हर रोज जब वो होते हैं अंबाला, उनकी वो फोटो और तस्वीरें भी लोग देखते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि वो कब कहाँ क्या बोल जाए, कब कहाँ किसकी लगाम कुछ ज्यादा खींच दे, ये एक बड़ा उनके साथ परेशानी है। कि यहाँ अनिल विज जो है, क्योंकि अपनी बात रखने में बेबाक है, उन्हें किसी से डर नहीं लगता, उन्हें ये इस बात की जरा चिंता नहीं है कि इसका उन्हें कितना नुकसान होगा, कितना नहीं होगा। क्योंकि उन्हें अगर कोई बात गलत लग रही है तो वो बगैर कुछ सोचे समझे उसके नुकसान, उसके फायदे क्या होंगी, वो तुरंत उस व्यक्ति के सामने या वहां पर जो है बोल देते हैं। और अभी हाल में हमने देखा भी था कि जिस तरह से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो उन्होंने अपनी नाराजगी बिल्कुल खुलकर दिखाई थी और एकदम खुलकर वो नाराजगी भी दिखी थी। तो ऐसे में ये वाला जो एक हिस्सा है अनिल विज के लिए, ये उनके खिलाफ जाता है। और कहीं ना कहीं ये वजह भी बनी कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, ना पहले ना दूसरे, और अब जो तीसरी बार जब मुख्यमंत्री बदला गया तब भी, क्योंकि हाईकमान को ये लगता है कि अगर मुख्यमंत्री पद पर उन्हें बैठा दिया तो कहीं जो लगाम बैलेंस तरीके से कसनी है, यानी कि जो चूड़ियां कहते हैं जिसको, वो अगर किसी पर, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या बाकी जो व्यवस्थाएं, तो वो बहुत ज्यादा टाइट कर देते हैं। तो राजनीति में डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है, और उसी हिसाब से चीजों को चलाना बेहद जरूरी है। तो कहीं ना कहीं उनके साथ ये कमी दिखती है। संजय भाटिया अनुभव है, उनकी टिकट कटी है, लेकिन क्या वो पूरी पार्टी को साथ लेकर चल सकते हैं, ये अपने आप में एक सवाल जरूर रहेगा। कि अगर संजय भाटिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं तो क्या बाकी जो नेता हैं, बाकी जो समर्थक हैं, बाकी जो पार्टी के जो दूसरे लोग हैं, क्या वो एक्सेप्टेंस आएगी। इसके अलावा कृष्णलाल पवार की बात कर ले, कृष्ण बेदी की बात कर ले, या सुनीता दुग्गल की बात कर ले, तो बहुत सारी चीजें हैं। इतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए इन सभी चेहरों में से किसी को भी प्रदेश अध्यक्ष तुरंत बना देना। तो ऐसे में सभी से पार्टी के भीतर विचार चल रहा है, इनपुट्स लिए जा रहे हैं, तमाम डिटेल्स बात की जा रही है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें किसने कितना जो है अपनी पार्टी, अपने उम्मीदवार के लिए समर्पण दिखाया, और इस सब के अलावा कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल समर्पित होकर पार्टी को आगे लेकर चल सके।
और 2019 का जो बड़ा चैलेंज है, उस चैलेंज से बाहर पार्टी को निकाल सके, क्योंकि 2024 में 2019 में दरअसल सिर्फ पार्टी 40 सीटों पर ही सिमट गई थी, जो कि 2014 में 47 सीटें आई थी। तो ऐसे में जो ग्राफ घट रहा है बीजेपी का, तो बीजेपी को कोई ऐसा नेतृत्व चाहिए हरियाणा में जो घटते बीजेपी के ग्राफ को बढ़ाए, क्योंकि वोट प्रतिशत भी बीजेपी का लगातार घट रहा है। 46 के आसपास की ऐसी सीटें हैं जहां पर इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी हारी है। तो ये बड़ी चिंता, बड़ी टेंशन की बात है बीजेपी के लिए, और इसीलिए इन नामों के ऊपर बड़ी ही गहराई से अभी चर्चा बीजेपी के भीतर चल रही है कि किसे यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि आप समझिए कि दिल्ली के लिए हरियाणा की इंपॉर्टेंस कितनी है, छोटा राज्य होने के बावजूद भी, कि 5 सांसद यहाँ से चुने गए और 5 में से 3 सांसद को केंद्र में जिम्मेदारी दी गई, मोदी के कैबिनेट में उन्हें शामिल किया गया, मनोहर लाल, राविंदरजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर को। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं अब 2019 के आने वाले चुनाव को भी बीजेपी बहुत गहराई से और सीरियस नोट पर ले रही है, और इसी के चलते तीनों सांसदों को 5 में से जो चुनकर आए थे उन्हें मोदी की कैबिनेट में जगह मिली है। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष को भी चुनते हुए एक एक बात को बहुत बारीकी से बीजेपी यहाँ पर विचार विमर्श करेगी, जो तमाम जो लीडरशिप है उस पर पूरी तरह से बात करेंगे, एक एक इनपुट लिया जाएगा और उसी के बाद इन चेहरों में से किसी एक को जिम्मेदारी दी जाएगी। आप में से कुछ लोग जो अभी जुड़े हैं उन्हें मैं आपको बता दूं कि जिन नामों पर एक चर्चाएं हो सकती है, पंजाबी बिरादरी से अनिल विज हो सकते हैं और संजय भाटिया हो सकते हैं। दलित बिरादरी की बात करें, कृष्णलाल पवार हो सकते हैं, कृष्ण बेदी हो सकते हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं। इसके अलावा सुनीता दुग्गल हो सकती है, जो कि पूर्व सांसद रही है। जाट चेहरों में बात करें तो सुभाष बराला और कैप्टन अभिमन्यु, और इसके अलावा ओम प्रकाश धनखड़ भी, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ और मनोहर लाल के बीच की जो खटास है, शायद उस पर मनोहर लाल राजी ना हो। और ब्राह्मण अगर चेहरे की बात करें तो रामविलास शर्मा पर भी पार्टी दाव खेल सकती है। तो ये तमाम चेहरे हैं जिनको लेकर पार्टी के भीतर अब चर्चाएं चल रही है। अब देखना ये होगा कि इन चेहरों में से किसे पार्टी जिम्मेदारी देती है, क्योंकि फिर सारे समीकरण, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही किसी एक को ये बागडोर पार्टी की थमानी है हरियाणा में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।